हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह 2024 जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आई होप वो वीडियो देखे होंगे। नहीं देखें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में तो मिलेगा ही। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक दिया गया है चट्टानें एवं ज्वालामुखी। उसके बाद भूकंप एवं सुनामी को देखेंगे। महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास, भूमि घाटियाँ एवं पठार और अन्य सभी टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर टॉपिक है आज की इस वीडियो का चट्टान एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वॉल्केनो। चट्टानों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। कौन कौन सा चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है, अवसादित चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टान, अवसादित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, वही अवसादित चट्टान को द्वितीयक चट्टान, रूपांतरित चट्टान को तृतीयक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान ही रूपांतरित होकर के अवसादित चट्टान बनती है, अवसादित चट्टान रूपांतरित होकर के रूपांतरित चट्टान बनती है और रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित होती है। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन पे। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इस कारण से ही इसमें किसकी अधिकता होती है? तो धात्विक खनिजों की अधिकता होती है। धात्विक खनिजों की कह सकते हैं कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, यह सब की अधिकता किस में होती है? तो आग्नेय चट्टान में। वही पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, यह सब किस में पाया जाता है? अवसादित चट्टान, क्योंकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है? कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं होता है? बताइएगा। आंसर दिया भी गया है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादित चट्टानें विस्तृत है? अवसादित चट्टान विस्तृत है लगभग 75% पर। सर्वाधिक जो है अवसादित चट्टान ही पाए जाते हैं। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादित चट्टान है? तो लगभग 75% पर, तो ज़्यादा ही है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें, हमने बताया भी कि आग्नेय चट्टान का भी रूपांतरण होता है। तो किस तरह से होता है? तो देख लीजिए। ग्रेनाइट का हो जाएगा रूपांतरण नीस में, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस। बेसाल्ट का हो जाएगा बोलाइट, एम्फी बोलाइट। बेसाल्ट का रूपांतरण सिस्ट। याद रखिएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट यह सब जो है यह आग्नेय चट्टान है, इसी का रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट का रूपांतरित हो जाता है नीस में, नीस में हो जाएगा। बेसाल्ट का हो जाएगा एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट का ही रूपांतरित होता है सिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। अवसादित चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल दिया गया है, देख लीजिए। सैल हो गया, चूना पत्थर व डोलोमाइट हो गया, वालुका पत्थर हो गया, कांग्लोमरेट हो गया, बिटुमिनस कोयला हो गया, यह सभी के सभी अवसादित चट्टान है। कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि इसमें से कौन से आग्नेय चट्टान नहीं है, या फिर पूछ दिए जाएंगे कि अवसादित चट्टान नहीं है। तो याद रखिएगा, सैल, चूना पत्थर, वालुका पत्थर, कांग्लोमरेट, बिटुमिनस कोयला, ये सब क्या है? तो अवसादित चट्टान है। सैल का रूपांतरण हो जाता है स्लेट में, चूना पत्थर व डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर में, वालुका पत्थर क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट और बिटुमिनस कोयला का रूपांतरण रूप है ग्रेफाइट व हीरा। तो इसे तो आप लोग ध्यान ही रखेंगे, बिटुमिनस कोयला में ही रूपांतरण होता है तब ग्रेफाइट व हीरा बनता है। तो क्लियर? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सैल का रूपांतरण स्लेट, चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर, वालुका पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट का रूपांतरण क्वार्टजाइट ही, बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप है ग्रेफाइट व हीरा। अब आगे बढ़ते हैं। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें, हमने पहले बताया था रूपांतरित चट्टान का भी क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो स्लेट को देख लीजिए, स्लेट, फाइलाइट, यह सब रूपांतरित चट्टान है, इसका भी रूपांतरण होता है। तो स्लेट से क्या बनता है? फाइलाइट बनता है। स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और गैब्रो से सरपेंटाइन। स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और गैब्रो से सरपेंटाइन बनता है। क्वेश्चन पे आते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो होती है आग्नेय चट्टानों से भी होती है और अवसादित चट्टानों से भी, क्योंकि हमने आगे भी देखा आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित होकर के रूपांतरित चट्टान बन रही है, अवसादित चट्टान भी रूपांतरण होकर के रूपांतरित चट्टान बन रही है। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय व अवसादित दोनों चट्टानों से रूपांतरित चट्टान बनती है। थोड़ा सा इस पेज में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे वाले पेज में बिल्कुल क्लियर ही दिखेगा। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। चट्टान का जो निर्माण होता है 8 प्रमुख तत्वों से होता है। ये है ऑक्सीजन, सिलिका, माफ करिएगा, और ऑक्सीजन, सिलिकॉन,
एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम। जिसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा अर्धचालक पाया जाता है? अर्धधातु पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कौन सा धात्विक पाया जाता है सर्वाधिक? कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एक हमने ट्रिक भी बताया था, ओ सियाल फेंको ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? तो सर्वाधिक कठोर चट्टान जो होती है यह होती है रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ है? अर्जेंटीना एवं चिली में। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैस निकलती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प निकलती है। इसके अतिरिक्त भी और भी गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा उसमें उद्गार होते रहता है, हमेशा उसमें से ज्वाला निकलते रहती है, मैग्मा निकलते रहती है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो कभी कभार ज्वालामुखी निकलती है, कह सकते कभी कभी उसमें उद्गार उत्पन्न होता है। मृत ज्वालामुखी जो कि बिल्कुल ही खत्म है, सक्रिय बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। गैस तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और तीसरा है लावा। गैस तथा जलवाष्प के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम क्या निकलता है? तो गैस एवं जलवाष्प। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से लेकर के 90% तक होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। दूसरा अन्य जो गैस है कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है विखंडित पदार्थ। दूसरा जो निकलते हैं विखंडित पदार्थ ही, इसमें धूल एवं राख से बनी चट्टानी टुकड़े, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टफ कहते हैं, जो कि मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लैपली, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे दिया गया है, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े को क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लैपली कहते हैं। कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े को क्या कहते हैं? ब्रेशिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो 3 वर्ड निकला, टफ, लैपली और ब्रेशिया। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े क्या कहलाता है? लैपली कहलाता है। छोटे छोटे धूल एवं राख के जो टुकड़े हैं यह टफ कहलाता है, जबकि बड़े जो टुकड़े हैं इसे क्या कहते हैं? ब्रेशिया कहते हैं। लावा फिर निकलता है। लावा क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। जब बाहर लावा निकल जाता है तो उसे क्या बनता है? उससे बनता है क्या? तो यह बनता है आग्नेय चट्टान, जिसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आग्नेय एवं अपसादित चट्टानों के संघटन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण होता है या फिर रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो आंसर हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो आंसर हो जाएगा शांत ज्वालामुखी का। नेक्स्ट है,
प्रमुख ज्वालामुखी और देश दिया गया है, हम लोग उसे याद कर लेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए कि जो सील हो गया, लोपोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, यह सभी के सभी जो है ज्वालामुखी के अंदर निर्मित होने वाली संरचना है, चाहे वो सील हो, लोपोलिथ हो, बैथोलिथ हो या फिर डाइक हो। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आगे आएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाउ है, जो कि हवाई द्वीप पर अवस्थित है। हवाई द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो कहाँ अवस्थित है? तो मंगल ग्रह पर अवस्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्रॉम्बोली को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा माउंट सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, या कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरबुस या फिर माउंट इरेबस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? ईरान के हैं देवबंद व कोह सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। इसे याद रखिएगा, यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली किपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। इससे झील का निर्माण होता है, तो क्रेटर निर्मित झील आपने सुना भी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गला खराब हो रखा है। नेक्स्ट है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी नाम और देश दिया गया है। ऊंचाई मीटर में दिया गया है, लेकिन ऊंचाई तो याद करना है नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग देश और ज्वालामुखी जो है इसे याद ही रखेंगे। सबसे बड़ा जो है, सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर। 5897 मीटर है। तो चलिए इसे याद कर लेते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में। क्लूचेवस्काया ज्वालामुखी कहाँ है? तो रूस में। क्लूचेवस्काया कहाँ है? तो रूस में। व्रेनगेल पर्वत कहाँ है? तो अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में ही है। माउंट इरेबस या फिर इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। नीरागोनगो यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, कांगो गणराज्य में है। नेक्स्ट है इली आमना ज्वालामुखी अलेतुआन श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा नाम टेढ़ा लग रहा होगा बट कोई नहीं। एटना कहाँ है? माउंट एटना यह हो जाएगा सिसिली द्वीप पर, इटली में ही है। माउंट बेकर कहाँ है? तो कॉस्कट श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चिल्लन ज्वालामुखी चिली में है। माउंट न्यामुरागिरा कहाँ है? तो यह कांगो में है। विलारिका कहाँ है? तो यह चिली में है। माउंट रूहापेहू न्यूजीलैंड की ज्वालामुखी है। माउंट रूहापेहू। पोरक कहाँ है? तो मेक्सिको में। असामा कहाँ है? तो जापान में। सेंट हेलेंस पर्वत कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नगाउरुहोए यह कहाँ है? नगाउरुहोए यह ज्वालामुखी है न्यूजीलैंड में। हवला कहाँ है? तो आइसलैंड में। विसुवियस कहाँ है? तो इटली में, जो कि नेपल्स द्वीप पर अवस्थित है, नेपल्स की खाड़ी में, इटली में विसुवियस। किलौआ या फिर किलाउ कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार भी है। स्ट्रॉम्बोली कहाँ है? तो इटली के लिपारी द्वीप पर, जो कि भूमध्य सागर में है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, याद नहीं हुआ होगा, नाम भी थोड़ा टेढ़ा लगा होगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। क्लूचेवस्काया कहाँ है? तो रूस में। क्लूचेवस्काया कहाँ है? तो रूस में। व्रेनगेल पर्वत कहाँ है? तो अलास्का में। व्रेनगेल पर्वत कहाँ है? तो अलास्का। कैमरून में है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका। नीरागोनगो कहाँ है? तो हो जाएगा कांगो गणराज्य। इली आमना एलेतुआन श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इली आमना। इटना कहाँ है? तो सिसिली द्वीप, इटली में। माउंट बेकर कॉस्केट श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चिल्लन ज्वालामुखी चिली। माउंट न्यामुरागिरा यह कहाँ है? तो कांगो में। नेक्स्ट है विलारिका यह कहाँ है? तो चिली में। माउंट रूहापेहू न्यूजीलैंड। पोरक ज्वालामुखी मैक्सिको। असामा ज्वालामुखी जापान। सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नगाउरुहोए ज्वालामुखी न्यूजीलैंड। हवला कहाँ है? तो आइसलैंड। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी या फिर नेपल्स द्वीप पर है, यह कहाँ है? तो इटली में। किलाउ कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है। स्ट्रॉम्बोली, जिसे
प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यह इटली में ही है और यह इटली के लिपारी द्वीप पर अवस्थित है, भूमध्य सागर में। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। ज्वालामुखी को मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ज्वालामुखी को मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में। यहाँ पे दिया भी गया है ज्वालामुखी मेखलाएं। फर्स्ट है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, चौथा है अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी। धारियल लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिल्ड शंकु के नाम से, माफ करिएगा, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिल्ड शंकु के नाम से। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिल्क शंकु के नाम से। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। अलास्का जो कि संयुक्त अमेरिका में ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है भूकंप एवं सुनामी। तो फर्स्ट टॉपिक था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया आज की इस वीडियो का। भूकंप एवं सुनामी को देख लेते हैं, अर्थक्वेक एंड सुनामी। फर्स्ट नंबर दिया गया है भूकंप के प्रमुख कारण। देखिए, भूकंप आने के प्रमुख कारण है ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, समस्थानिक समायोजन या भू संतुलन, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन क्रिया, प्लेट विवर्तन की क्रिया। तो आप लोग को हार्ड लग रहा है क्योंकि 12th तक का इसमें एनसीईआरटी दिया गया है। नेक्स्ट है प्लेट के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण किस तरह से होता है? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 वेव होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भूकंपीय तरंग कितने तरह के होते हैं? तो प्राइमरी हो गए, पी तरंग हो गए, एस तरंग हो गए और एल तरंग हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। प्राथमिक एवं लंबवत किसे कहते हैं? प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पी तरंग को। एस तरंगे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अनुप्रस्थ एवं गौण तरंग के नाम से जाना जाता है। एल तरंग जो है, एल तरंग धरातलीय तरंग, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। याद रखिएगा इसे। और सबसे ज़्यादा जो क्षति होता है लव वेव से ही होता है। भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की है? भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की है? अक्टूबर 2007 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। एक है रोसीफोरल स्केल, इस पैमाने पर 1 से लेकर 11 मापक रखे गए हैं। दूसरा है मर्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से लेकर के 12 मापक रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित है रिएक्टर स्केल, यह लघुगणकीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करती है। तो अभी वर्तमान में जो ज़्यादा प्रचलित है रिएक्टर स्केल ही है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है? किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है? तो एपी सेंटर पे, भूकंप केंद्र पे। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? पार्कफील्ड, कैलिफोर्निया। पार्कफील्ड और कैलिफोर्निया। भूकंप के प्रकार, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार से भूकंप के 4 प्रकार दिए गए हैं। एक है छिछले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर की गहराई में, मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 70 या फिर 100 किलोमीटर गहराई में, गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर, पातालिक केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को विश्व के भूकंप राजधानी कहा जाता है? विश्व के भूकंप राजधानी प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भारत उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है?
आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है पी तरंग का। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप के बारे में दिया गया है। कौन कौन से महाद्वीप है देख लीजिए। महाद्वीपों की कुल संख्या 6 है। कौन कौन सा है? तो एशिया है। 6 नहीं कह सकते, अंटार्कटिका को भी जोड़ लीजिए, 7 हो जाएंगे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया हो गया, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसे आप लोग एक बार देख भी लेंगे। मलाया प्रायद्वीप हो गया, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप हो गया जो एशिया में आता है। केप यार्क प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में आएगा केप यार्क प्रायद्वीप। और भी देख लेते हैं, कमचटका महाद्वीप, यह आ जाएगा एशिया महादेश में ही। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, यह किस में आता है? तो यूरोप में। इटली का प्रायद्वीप यूरोप में ही आएगा। आइबेरिया का प्रायद्वीप हो गया। लेब्राडोर का प्रायद्वीप किस में आ जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका में। लेब्राडोर का प्रायद्वीप कुछ खास है नहीं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही अनुक्रम क्या है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। भारत जो है एशिया महादेश में ही आता है, या फिर महाद्वीप कह लीजिए। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तिरात जबी, इजराइल। लगभग 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वर्खोयांस्क है जो कि साइबेरिया रूस में अवस्थित है। यहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? डेथ वैली कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो आंसर हो जाएगा पनामा नहर। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर जो है अलग करती है। यहीं पर पनामा नहर अवस्थित है। नेक्स्ट है, महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? महाद्वीप एक दूसरे से प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण, टेक्टोनिक क्रिया के कारण अलग हुई। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका का। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को प्रायद्वीपों महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशियन का प्रायद्वीप किस महाद्वीपों को कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यूरोप को कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूरोप। उत्तरी गोलार्ध का पूछा जा रहा है तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर के विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। हालांकि दक्षिण अमेरिका से भी 2 रेखा गुजरती है जो कि है मकर रेखा और विषुवत रेखा। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार है तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महादेश कहना उचित नहीं होगा, इसके जगह पे ओशिनिया महादेश कहना ज़्यादा उचित होगा। ऐसे ऑस्ट्रेलिया इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जो देश अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया ही है, इस कारण से ही ऑस्ट्रेलिया महादेश कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ओशिनिया महाद्वीप या फिर ओशिनिया महादेश कहना ज़्यादा उचित होगा। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीप आदि आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, मेलानेशिया हो गए, माइक्रोनेशिया हो गए और पॉलिनेशिया द्वीप मिलकर के ही संयुक्त रूप से ओशिनिया कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज। वलन क्रिया किस कारण से होती है? वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी अवस्थित है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत दिया गया है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित।
K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो कि भारत में ही है, लेकिन POK वाले क्षेत्र में है, पाक अधिकृत लद्दाख वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कंचनजंगा 8,586 मीटर, भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। कंचनजंगा लाहौल से इसकी ऊंचाई 8,516 है, यह नेपाल तिब्बत सीमा पर ही स्थित है। मकालू पर्वत 8,462 मीटर, ये भी नेपाल तिब्बत सीमा पर। चुआऊ 8201 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। धौलागिरी 8,167 मीटर, नेपाल में है। मनसालू कहाँ है तो नेपाल में है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह सभी के सभी पर्वत ऊंचे ऊंचे कहाँ हैं तो यह एशिया में ही है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, K2 हो, कंचनजंगा हो, लाहौल हो, मकालू हो, चुआऊ हो, धौलागिरी हो या फिर मनसालू हो। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिणी ओलंपस पर्वतमालाएं किस देश में स्थित हैं? दक्षिणी ओलंपस पर्वतमालाएं यह कहाँ है? न्यूजीलैंड में। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटी जो है नवीन मोड़दार पर्वत में है। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? व्हाइट माउंटेन कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा बर्मीज एवं अराकान योमा पर्वत चाप। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराकान योमा। हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? अराकान योमा ऐसे तो म्यांमार में अवस्थित है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? F.B. टेलर ने। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? F.B. टेलर ने। सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर दिए गए हैं, जैसे कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका का किलिमंजारो है। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, पूर्व नाम मैकिनले है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोइस्को है। अंटार्कटिका का विल्सन मैसिफ है। एक बार फिर से देख लीजिए। एशिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांगुआ और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा माउंट कोइस्को, अंटार्कटिका का विल्सन मैसिफ। आगे बढ़ते हैं। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? माउंट टिटलिस कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा रेखा बनाता है? पिरेनीज। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? पिरेनीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एडिरोंडेक पर्वत। संयुक्त अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन सा है? तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है एवं एडिरोंडेक पर्वत है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणी दिया गया है, जैसे कि कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज कहाँ है तो पश्चिम दक्षिण अमेरिका में। सर्वोच्च शिखर है एकांगुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी या कहाँ है तो पश्चिम उत्तरी अमेरिका में। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। हिमालय, कराकोम, हिंदुकुश यह हो जाएगा दक्षिण मध्य एशिया और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी का है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, अंटार्कटिका, माउंट विल्सन मैसिफ सबसे ऊंची चोटी। तिएन शान श्रेणी दक्षिण मध्य एशिया। पीक पोवेडा सबसे ऊंची चोटी। अल्ताई माउंटेन श्रेणी मध्य एशिया। गोरा वेलुखा सबसे ऊंची चोटी। यूराल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो गोरा नेरोडनाया है, जो कि मध्य रूस में अवस्थित है। यूराल पर्वत श्रेणी। कमचटका स्थित श्रेणी, यह भी पूर्वी रूस में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कल्यूचिवस्काया सोपका। एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जेवल टाउ बकाल, जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। बरखोयांस पर्वत श्रेणी पूर्वी रूस। गोरा मास खाया सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है, जो कि पश्चिमी भारत में अवस्थित है। सियरा मांद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है, सबसे ऊंची चोटी ओरी जावा है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है, सबसे ऊंची चोटी जाडकू है। एल्ब्रूस श्रेणी यह भी ईरान में है। दिमावंद इसकी सबसे ऊंची चोटी। स्कैंडिनेवियन रेंज यह पश्चिमी नॉर्वे में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गैलेडो पीजेन है। पश्चिमी सियरा माद्रे मैक्सिको। निवाडो डी कोलिमा सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी सियरा माद्रे का। ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, सबसे ऊंची चोटी दवाना एंड लेनयाना है।
कॉकेसस श्रेणी यह रूस में है, माउंट एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी। अलास्का श्रेणी अलास्का में है, माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंची चोटी। कास्केड रेंज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है कास्केड रेंज श्रेणी का। एम्पेनाइन श्रेणी यह इटली में है और सबसे ऊंची चोटी कोर्नो ग्रैंडे है। अपलेशियन श्रेणी यह पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। आल्प्स यह कहाँ है, मध्यवर्ती यूरोप में है, माउंट ब्लैक। सेरा माद्रे डेल सुर यह मैक्सिको में है, सबसे ऊंची चोटी है टियो टेपेक। बहुत हार्ड लगा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे हार्ड लग रहा है तो आप लोग को भी आई होप हार्ड लगा ही होगा। तो चलिए इसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, मैं यही गुजारिश करूँगी 2-3 बार 4 बार देखिएगा तो याद बिल्कुल हो जाएंगे। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया मोरदार या वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। ठीक है भाई, इसे याद रखिएगा, मोरदार या वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो कि अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि भारत में है। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सिक्यांग प्रांत चीन में। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। सेरीर मरुस्थल कहाँ है, तो मिस्र में। सेरीर मरुस्थल मिस्र में है। रेग मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा हुआ है, तो पवन के द्वारा इंसेलबर्ग का निर्माण हुआ है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति दिया गया, जैसे कि सहारा मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा। लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल अवस्थित कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका। सहारा को लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल कहते हैं, जिसका अवस्थिति है उत्तरी अफ्रीका। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंगे कहाँ है, तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद हमद रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है, तो सऊदी अरब में। नाफुद हमद रब अल खाली सऊदी अरब में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। सोनोरोन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका। नामी मरुस्थल नामीबिया। काराकोम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत व पूर्वी पाकिस्तान। सोमाली मरुभूमि सोमालिया में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में। अटाकामा मरुस्थल चिली। कारगिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान। दस्त ए लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान। दस्त ए कवीर या दक्षिणी ईरान में है। मोजेब या महोवे सियरा नेवेदा या कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा महाद्वीप कहाँ है, तो पेरू में। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। तो इससे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं करवाती हूँ। सहारा कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद हमद रब अल खाली मरुस्थल नाफुद हमद रब अल खाली सऊदी अरब में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। नामी मरुस्थल नामीबिया। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में है, जिसे पाकिस्तान में चुलिस्तान कहा जाता है। सोमाली मरुभूमि सोमालिया। अटाकामा मरुस्थल चिली। काजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर कहाँ है, तो ईरान में है। मोजेब या मुहावे सिरा निवेदा या कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। क्लियर। अब आगे आते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो अटाकामा है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में। पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। नागफनी किस वायोम की प्रमुख वनस्पति है, तो मरुस्थलीय वायोम की। घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाए। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान दिया गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और अवस्थिति दिया गया है। स्टेपिस का है तो मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। वेल्ड का है तो दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज हंगरी में है। पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में इसका विस्तार है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड।
पेरिज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से स्टेपिज का है तो मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में, वेल दक्षिण अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, पम्पास ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, केटरबरी न्यूजीलैंड, पेरिज उत्तरी अमेरिका, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दिया गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोज जो कि उष्णकटिबंधीय है, जो कि कहाँ है, वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राज़ील में, सवाना का है तो अफ्रीका में। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्टेपिज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पम्पास कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सवाना वायोम की जलवायु अर्धशुष्क तथा माफ करिएगा सवाना वायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में घाटियाँ एवं पठार को और भी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।